हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। माय नेम इज सूरज। तो आज हम लोग जानेंगे अपने यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखते हैं कि जिसमें सारी चीजें आती हैं, दैट इज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। अब टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग के अंदर क्या है? इसमें कॉन्स्टलेशंस हैं, स्टार्स हैं, गैसेस हैं या फिर नेबुला है, और पूरी ग्रेविटी एनर्जी सब इसके अंदर हम लेकर के चलते हैं। यूनिवर्स को इनफाइनाइट माना जाता है क्योंकि अभी तक हमारी वहां तक हमें इतना नहीं पता चला है यूनिवर्स की लिमिट कहाँ कहाँ तक है। तो इस बेसिस पे यूनिवर्स इज बेसिकली कॉल्ड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है। कई सारी थ्योरीज बताई जाती हैं यूनिवर्स की फॉर्मेशन पे। सबसे जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट थ्योरी इज बिग बैंग थ्योरी। ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को दिया था जॉर्ज लेमित्रे ने। जॉर्ज लेमित्रे। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक एविडेंस भी दिया गया था, एविडेंस, और जिस एविडेंस को हबल टेलीस्कोप से नोट किया गया। हबल टेलीस्कोप, पहले ये टेलीस्कोप हुआ करता था जिससे हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में जानने की कोशिश किया करते थे। बट अब ये जो हबल टेलीस्कोप है ये रिटायर हो चुका है, और इसके जगह पे लिया है नया हमारा जेम्स। ठीक है, दैट इज द जेम्स वेब टेलीस्कोप। काफी मॉडर्न टेलीस्कोप है। आज ये हबल के जैसे काम करता है। इस थ्योरी में, बिग बैंग थ्योरी में कहा गया था कि एक सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। सिंगुलैरिटी मतलब कि बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सारी ग्रेविटी, एनर्जी, टाइम, सब कुछ इसी के अंदर इकट्ठा होता जा रहा था। और एक दिन अचानक से क्या करता है कि इसमें एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन की वजह से ये फैलना स्टार्ट करता है। और समय के साथ में जैसे जैसे ये आगे एक्सप्लोड करता गया, ये एक्सपैंड करता गया, उसी एक्सपेंशन की वजह से आज जो है इसमें से ग्रेविटी निकली, इसमें से लाइट निकली, इसमें से कॉन्स्टलेशंस आए, और उन कॉन्स्टलेशंस में से एक जो है वो हमारा सोलर सिस्टम भी है। सोलर सिस्टम। अब हबल टेलीस्कोप के अकॉर्डिंग ये है कि जो दो कॉन्स्टलेशंस होते हैं उनके बीच में, दो गैलेक्सीज के बीच में, बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड कर रहा था। तो इस थ्योरी में दो वर्जन बताए जाते हैं। तो ये कहता है कि जी एक्सप्लोजन हुआ था, दूसरा कहता है कि एक्सप्लोजन नहीं हुआ था बल्कि इसने एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसके थ्रू आते हैं। आज हम लोग रहते हैं एक सोलर सिस्टम में। अब सोलर सिस्टम का मतलब ये है कि सन हमारा एक स्टार है। ठीक है, हमारा स्टार कौन सा है? सन। और सन के साथ में जब हम यहाँ पे रहते हैं तो उसमें सेंट्रल पॉइंट लिया गया है सन में। और सन को स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ही इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैसेस का बना हुआ है, और ये ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ऐसे चल रही है एनर्जी। और स्टार इसलिए कह दिया क्योंकि इसका अपना सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इस सन के अराउंड क्या होता है कि इसके अराउंड बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो रोटेट करते हैं। प्लैनेट्स ऐसी बॉडीज होती हैं, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को कहा जाता है जिनके पास अपना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता लेकिन किसी दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं। इसमें सबसे पहला सोर्स ऑफ एनर्जी आता है मरकुरी। ठीक है, यानी कि जिसको हम हिंदी में बुध के नाम से भी जानते हैं। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट माना जाता है ये सोलर सिस्टम में। ठीक है, सन के सेकंड नंबर पे आता है वीनस। सो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो सेकंड नंबर पे आता है, और इस वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, इवनिंग प्लैनेट, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सबसे जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो टैग भी इसी को मिला हुआ है। ठीक है, भारत की एक स्पेस एजेंसी है इसरो, तो उसका ये मानना है कि 2026 तक वो यहाँ पे
अपना एक शुक्रयान यानी कि एक स्पेस क्राफ्ट भेजने वाली है जो यहाँ जा करके वीनस के बारे में स्टडी करेगा कि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा डेंस क्यों है। और यहाँ जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर माना जाता है दिस इज 463 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर है। और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हम लेते हैं 14 डिग्री तक, लेकिन ये 463 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, तो हम मान सकते हैं कि कितना ज्यादा ये गर्म प्लैनेट है। दूसरा, इसके जो थर्ड नंबर पे आता है वो है अर्थ। और अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे क्या है, लाइफ। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइफ मिलेगी। इस प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट और साथ में इसको वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं। तो वाटरी प्लैनेट क्यों बोल दिया, क्योंकि इसके 70% सरफेस पे क्या है, पानी मिलता है, वाटर मिलता है। और अर्थ जो है ये ब्लू कलर में दिखाई देती है स्पेस से, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ब्लू प्लैनेट। तीसरे नंबर पे आती। इन दोनों प्लैनेट्स में अगर आप देखोगे वीनस और अर्थ में, इनमें काफी सिमिलैरिटीज हैं ऑफ साइज प्लस शेप, इसलिए इन प्लैनेट्स को ट्विन्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्विन्स, कि दोनों जुड़वा है। ठीक है, भाई बहन है दोनों। तो एक शुक्र, दूसरा कौन सा है, पृथ्वी। और इसके साथ में अगर आप देखोगे वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो आपका ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चलता है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। बट जो अर्थ है ये चलती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ये आपको ऐसे प्लैनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगला जो प्लैनेट है उसका नाम है मार्स। ठीक है, हो सकता है ये नेक्स्ट अर्थ बने, क्योंकि कई सारी ऐसी स्पेस एजेंसीज काम कर रही हैं जिसमें कि मार्स के ऊपर कॉलोनी सेटलमेंट की जाएगी आने वाले कुछ समय में। और मार्स प्लैनेट को रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। आयरन ऑक्साइड, हेंस इट इज कॉल्ड एज द रेड प्लैनेट, रेड जाइंट। ठीक है, और अर्थ जो है इसके पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको मून के नाम से जानते हैं, इट्स कॉल्ड एज मून। ठीक है, इसके आसपास रोटेट करता है और सन की एनर्जी से ये चमकता है। और मार्स के भी ऐसे दो मून हैं, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, फोइबीस एंड डेमोस। तो दो देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जिसका नाम है जुपिटर। ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि दिस इज अ गैसियस जाइंट, गैस का बहुत बड़ा गोला है। और जुपिटर प्लैनेट के अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, राइट। और जुपिटर के बाद जो अगला प्लैनेट आता है दिस इज द सैटर्न। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके आसपास रिंग्स है, रिंग्स देखने को मिलती। और इसका जो सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है उस सैटेलाइट का नाम है टाइटन। तो यहाँ पे नासा का ये मानना है कि नासा बाय 2037 तक या 36 तक, 2036 तक यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर ड्रोन को भेजने वाली है, जिससे कि वो सैटर्न पे जाकर के देख सके कि इसकी रिंग्स कैसे काम करती है। और इस पूरी रिंग्स जो पूरी सैटर्न के आसपास दिखती है, इसके साथ में जो सैटर्न है, ठीक है, उसका जो सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम टाइटन है, कि क्या वहां पे भी लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज हैं, क्या वहां क्लाउड्स हैं, बारिश है, मिट्टी है, क्या मिलता क्या है बेसिकली वहां पे। तो उसको वहां पे भेजा जाएगा बाय 2036, क्योंकि दूर है इसलिए एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इसमें लगा होगा, ड्रोन, और उसके थ्रू इसको वहां तक भेजा जाएगा, जिससे काफी लंबे टाइम तक ये वहां पे जाके वर्क कर सकता है। उसके बाद दो प्लैनेट्स और आते हैं, एक का नाम है यूरेनस और उसके आगे आता है नेपच्यून। यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है जो आप देखोगे ये भी ईस्ट टू वेस्ट के डायरेक्शन में जाता है, ईस्ट टू वेस्ट। और ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं, ये दोनों प्लैनेट्स आपको ग्रीन डिस्क की फॉर्म में दिखाई देते हैं, ग्रीन डिस्क, क्योंकि इनमें मीथेन गैसेस है। सो मीथेन गैस की वजह से ये ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, बहुत दूर है ये, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम, राइट। अब कई बार आपने ये सुना होगा कि अर्थ के ऊपर कई सारे एस्टेरॉइड्स आ जाते हैं। अब ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं कि जब सोलर सिस्टम बन रहा था तो बहुत सारे जो माइनर प्लैनेट्स थे, छोटे छोटे प्लैनेट्स थे, ये प्लैनेट्स क्या हो गए, ये यहाँ पे आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको कहते हैं डेब्रिस, क्योंकि जब भी कोई नई चीज आप बनाते हो या बनती है तो कुछ ना कुछ चीजें तो डेब्रिस के फॉर्म में चलती है।
तो ऐसे ही जब सोलर सिस्टम बना तो उसमें भी कुछ ऐसे रॉक्स के फ्रेगमेंट्स थे, दीज आर बेसिकली रॉक फ्रेगमेंट्स, रॉक फ्रेगमेंट्स, इनको कहा गया एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स। अब क्या होता है कि जितने भी सोलर सिस्टम्स हैं ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट कैसे करते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। तो जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो जैसे अर्थ है, तो अर्थ भी क्या करती है, ऐसे रॉक फ्रेगमेंट्स को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो जब ये रॉक फ्रेगमेंट क्या करेगा, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ चलना स्टार्ट करता है इस तरह से। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो इसको बोलते हैं मिटियोर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ मिटियोर। तो मिटियोर क्या है कि ये अर्थ की एटमॉस्फेयर में जब एंटर करता है तो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से इस पूरे मिटियोर के अंदर आग लग जाती है, और जब इसके अंदर आग लगती है, ये जलता हुआ दिखाई देता है, तो इसको हम कई बार क्या बोल देते हैं कि दिस इज अ शूटिंग स्टार। ये तो चमक रहा है जी, शूटिंग स्टार रात को देख रहे हो तो दिखाई देगा। बट कई बार ऐसा होता है कि जब ये एंटर करता है तो साइज छोटा है, इसलिए ये ऊपर ही जल के खत्म हो जाता है, नीचे सिर्फ क्या गिरेगी, ऐश गिरेगी, राख गिरती है नीचे आके, उतना ही बचता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जब कोई बड़ा मीटरराइट क्या करेगा, जब अर्थ में एंटर करेगा, तो ये जब पूरी तरह से नहीं जलता है, तो ये बहुत तेजी से जब नीचे आता है तो अर्थ पे जाकर के सीधा जाके क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। और जब इम्पैक्ट करेगा, अब आप मान लीजिए आपने पत्थर उठाया, उसको जोर से जमीन पे मारा, तो वहां गड्ढा बन जाएगा, डिप्रेशन बनेगा। ऐसा डिप्रेशन जब ये मीटेोराइट बनाते हैं तो उस डिप्रेशन को हम कहते हैं दिस इज मीटियोराइटिक डिप्रेशन, मीटियोराइटिक डिप्रेशन। अब समय के साथ में बारिश का पानी अगर उस पूरे मीटियोराइटिक डिप्रेशन में इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, तो जब पानी रुकेगा तो उसकी बन जाएगी लेक। ऐसी एक लेक महाराष्ट्र में है, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम है लोनार लेक, जो कि एक रामसर साइट भी है। तो वो बनी है एक मीटियोराइटिक इम्पैक्ट की वजह से, और वहां जो पानी इकट्ठा हुआ है उसकी वजह से ये लेक बनी थी। कोरोना का जो समय था 2020 का, तो इस लेक का जो पानी था वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। तो लोगों ने कई कुछ कहा कि अब दुनिया खत्म होने वाली है, क्योंकि जब भी इस लेक का पानी पिंक कलर में कन्वर्ट होता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट ने जाकर के वहां टेस्टिंग किया, तो टेस्टिंग के बाद पता चला कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ गया था, जिस वजह से उसका कलर ऐसा देखने को मिला। आज ये लोनार लेक एक तरह से जियो हेरिटेज साइट भी है इंडिया की, काफी इंपॉर्टेंट सेंटर है, रामसर साइट भी है, ऐसा समय समय पर देखने को मिलता है। तो पहले तो थे एस्टेरॉइड, लेकिन जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया तो मिटियोर, लेकिन जब अर्थ के ऊपर आ गया तो दैट इज द मीटियोराइट। ऐसे मीटियोराइट एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं अर्थ के बारे में, क्योंकि अर्थ भी अगर सोलर सिस्टम का पार्ट है तो मीटेराइट भी किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का। अगर मीटेराइट में कुछ ऐसी रॉक्स मिलती हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो उससे साइंटिस्ट के लिए एक तरह से एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाता है रिसर्च करने के लिए। हमें अर्थ के इंटीरियर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्यों इंटीरियर्स इस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो सन जो है वो एक स्टार है, और इसकी भी एक एज है, इसके बारे में बताया जाता है कि 10 बिलियन ईयर्स जो है वो सन के पास है। जब तक इसके अंदर फ्यूल है तब तक ये काम कर रहा है, जिस दिन फ्यूल खत्म उस दिन स्टार भी खत्म हो जाएगा। तो अभी तक 5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, 5 बिलियन ईयर्स, तो और कितने बचे हैं, 5 बिलियन ईयर्स। और उसी से पूरा सन जो है ये पूरे सोलर सिस्टम को चलाता है। तो सोलर सिस्टम हमारा पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, और ये गैलेक्सी पार्ट है पूरे यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स का मतलब होता है द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ भी आज हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश की कि सोलर सिस्टम क्या है, ये काम कैसे करता है, कौन कौन से प्लैनेट्स किस किस फॉर्म में है, और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी हमने जानने की कोशिश करी, और सोलर सिस्टम को भी देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।